सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ छंद। और छंद को पढ़ने से पहले हम उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उन पे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट मुझे आपको समझाने हैं। और इसके बाद इसी वीडियो में देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, छंद को हमें यहाँ पर संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से इसी वीडियो में ख़त्म करना है। और इसमें मैं आपको इसकी डेफिनेशन से लेकर के इसका जो वर्गीकरण होगा, इसकी परिभाषा से लेकर के इसका वर्गीकरण और इसके जितने भी टाइप्स हैं उन सभी पर मैं डिस्कस करूँगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा आपके लिए। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी, जो वीडियो ऑन बोर्ड मतलब विद फेस नहीं होगी, लेकिन उस वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट जिसमें इसके जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को लिया जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो इस क्लास के बाद में जब आप उस क्लास को लेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हालांकि ये चीज़ें मैं यहाँ पर भी बताता चलूँगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल वहाँ पर करेंगे, उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। हालांकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पिछले किसी भी चैप्टर से रिलेट नहीं करता। इतना रिलेट नहीं करता कि आपने पिछला अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाए, लेकिन इससे पहले जो चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, पिछले कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो हो चुके हैं। तो आप उन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारा जो चैनल है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से, वहाँ जा सकते हैं। कुछ प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बने हैं। नया चैनल है, आप जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं उन सबको ही पता है। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद में आप जो अगला मेरा वीडियो आएगा, अगला जो वीडियो आएगा जिस समय ये अपलोड हो रहा है उसके नेक्स्ट डे या इवनिंग में इसका डेफिनेट इसका वीडियो आएगा। और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, तो आपका ये पूरा जो चैप्टर है हर हालत में अच्छे से हो जाएगा। और किसी भी लेवल पे आप अपना एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो आपको हर हालत में उस एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर छंद। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में क्या कहा गया है, उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, परिभाषा में पढ़ लेते हैं। छंद उस पद रचना, पद से मतलब होता है, पद क्या होता है? पद का मतलब होता है जो कविता टाइप का लिखा रहता है। ठीक है, और गद्य किसे कहते हैं? जो एक कहानी जैसा लिखा होता है। सिंपल सा है, सभी लोगों को पता है। यह आता था ना, जब आप हाई स्कूल या इंटर में होते थे, व्याख्या करते थे तो कहते थे यह खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, यह गद्य खंड या यह पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है। इस तरह से आप सभी लोग करते थे। तो वहीं उसी तरह का आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। छंद उस पद रचना को कहते हैं, कौन सी पद रचना को कहते हैं? जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम और तुक के विशेष नियमों से बंधी होती है। कई लोगों को इसमें मात्रा, गणना ये तो समझ में आया होगा, यति, गति, क्रम या तुक हो सकता है ये चीज़ें अभी आपको समझ में ना आई हो, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी जो अंग होते हैं इसके छंद के, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। जैसे आपने देखा होगा, एक जो कविता होती है, कोई गाना होता है, कोई दोहा है, चौपाई है, या फिर कोई भी आप सॉन्ग किसी भी तरह का, चाहे वो एक देशभक्ति गीत हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी लाइनिंग जो होती है या नारे वगैरह होते हैं, तो इन सभी में एक आप राइमिंग देने की कोशिश करते हैं। राइमिंग होती है। गाना होता है तो गाने में आप देखते हो 5 मिनट के गाने में 4 बार कम से कम जो स्टार्टिंग वाली लाइन है, 4 से 5 बार स्टार्टिंग वाली लाइन हर बार रिपीट होती है, तो इसी को हम राइमिंग कहते हैं। अगर उस तरह से ना कहा जाए, एक कहानी जैसा हो, तो कहानी को अगर गा करके बताया जाए तो उस गाने में मज़ा नहीं आएगा, वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और बेहतर नहीं लगेगा, तो आपको बोरियत सी महसूस होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से कुछ व्यवस्था इसकी की जाती है। मात्राओं की जो गणना है, यति कहाँ पर इसमें रुकना है, किस शब्द का इसमें तुकांत बनना है, तुकांत, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। तो वो इन सब चीज़ों से बंधा हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें, इन सभी विशेषताओं से बना हुआ एक जो पद रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? छंद शब्द छद धातु से बना है। ये प्रश्न कई बार पूछा है। और ये जो छद शब्द है, छद जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये छद शब्द जो है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, छद। ठीक है, तो छद जो है ये यहाँ पर देखिए दा पे हलंत लगा हुआ है, अंक की बिंदी भी नहीं है, तो छद से बना हुआ है छंद। तो पूछा जाता है कि छंद शब्द किस धातु से बना हुआ है, तो वो धातु है छद। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है?
खुश करना या आह्लादित करना। ठीक है, आह्लाद मतलब खुशी, तो खुश करना या आह्लादित करना किसका अर्थ है? छंद का। और छंद से क्या बना हुआ है? छंद। मतलब छंद का एक तरह से अर्थ हो गया कि जिसको पढ़ने के बाद आपको अच्छा फील हो, खुशी हो, बढ़िया फील हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो, इस तरह का हो जिसमें पढ़ने में आनंद आए। सीधा सा मतलब ये है, पढ़ते समय अच्छा लगे। जैसे गाने होते हैं तो गानों को सुनते समय अच्छा लगता है क्योंकि उनमें एक राइमिंग होती है। लेकिन अगर वही एक गाना जो होता है, जैसे एक कविता हो गई, कविता को जब हम गाते हैं तो ठीक लगता है क्योंकि राइमिंग को और यति गति इन सारी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। उसमें छंद का प्रयोग होता है, मतलब छंद के जो नियम होते हैं उनका प्रयोग होता है। अगर हम किसी कहानी को गाने लगें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके बाद देखिए, ये बात तो हो गई। यहाँ पर दो बातें पूछी जाती हैं। छंद का अर्थ क्या है? खुश करना। और छंद का जो शाब्दिक अर्थ है या छंद जो बना हुआ है वो कौन से एक धातु से बना हुआ है या उसकी मूल धातु क्या है? तो वो क्या है? छद है। ठीक है, और ये संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत शब्द है ये। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, ये लाइन अच्छे से समझ लीजिए, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का क्या है? छंद शास्त्र या छंद है। इसका मतलब यह है, जैसे हम कोई गद्य लिखते हैं, मतलब कोई कहानी लिखते हैं, तो हम उसमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग करते हैं। मैंने बोला प्रयोग करते हैं, क्या बोला? तो हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर मैंने कहा होता हम प्रयोग करते हैं के लिए, अगर मैं बोलूं हैं करते प्रयोग हम, तो ये थोड़ा ऑड लगेगा क्योंकि इसमें हमने व्याकरण का प्रयोग नहीं किया। जैसे कहा जाता है बालक बाजार से सब्जी लेने गया, क्या कहा जाता है? बाजार से सब्जी लेने गया, बालक बाजार से सब्जी लेने गया। और अगर हम इसको बोले गया बाजार से लेने सब्जी, तो ये जो है राइमिंग इसमें नहीं बन रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें जहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी चाहिए हमने उसको नहीं लिया, जहाँ पर हमें इसमें सब्जेक्ट रखना चाहिए था, कर्ता रखना चाहिए था, उसको भी नहीं रखा। तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो इस तरह से सुंदर क्या लगेगा? जैसे आपसे शुद्ध वाक्य पूछा जाता है तो सुंदर क्या लगता है? जिसमें वाक्य में, जिस वाक्य में व्याकरण का सही प्रयोग किया जाता है, वो वाक्य आपको कैसा लगता है? सही लगता है, शुद्ध लगता है। तो यहां पर मतलब यही हुआ कि जिस प्रकार गद्य को हम व्याकरण के अकॉर्डिंग लिखते हैं, उसी प्रकार जितना पद होता है उस पद में छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा? छंद का प्रयोग किया जाएगा, डेफिनेट। तो हमेशा ये होता है। अब इसके बाद देखिए, एक चीज यहां से भी पूछी जाती है, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। पिंगल, छंद को पिंगल भी कहा जाता है। अब पिंगल क्यों कहा जाता है? यह भी यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि छंद के आदि प्रणेता पिंगल नाम के एक ऋषि थे। पिंगल नाम के एक ऋषि थे, उसकी वजह से छंद का एक दूसरा नाम पिंगल भी पड़ गया है, जिसको पिंगल भी कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर हो सकता है कई लोगों को ये आदि प्रणेता वाली बात समझ में ना आई हो सकता है। आदि प्रणेता, प्रणेता क्या होता है और आदि प्रणेता? आदि का मतलब होता है शुरुआत, आदि का मतलब क्या हुआ? शुरुआत, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे आदिकाल, आज मानव है, कभी आदि मानव हुआ करता था। तो इसी तरह से तो आदि प्रणेता का मतलब यहां पर है, जैसे प्रणेता, प्रणेता का मतलब है जो व्यक्ति आपको प्रेरणा देता है, जो व्यक्ति आपसे कहता है। सपोज कीजिए मैंने कहा भाई सुबह उठ करके 6 बजे या 4 बजे, जिस समय भी आप उठते हो, सबसे पहले 10 मिनट का व्यायाम कर लिया करो। तो आपके लिए मैंने प्रेरणा दी, लेकिन क्या इससे पहले आपको नहीं पता है कि व्यायाम करना जरूरी है? व्यायाम का भी कोई एक आदि प्रणेता रहा है। कौन रहा है? बताओ जरा। व्यायाम या योगा का आदि प्रणेता आप किसको कहेंगे? पतंजलि को। पतंजलि तो थे इसके योग दर्शन के जो मुख्य प्रवर्तक थे। तो सबसे पहले प्रेरणा आपको किसने दी? अब कहने के लिए तो आपसे कोई भी कहेगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको कोई समस्या रहती है, तो आपको क्या होगा? कोई भी, या फैटी हो रहा है कोई व्यक्ति, तो कहते हैं भी थोड़ा व्यायाम कर लिया करो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो। लेकिन ये तो प्रेरणा हुआ, वो आपके लिए उसने प्रेरणा दी। लेकिन क्या व्यायाम का, योगा का आदि प्रेरणा वो व्यक्ति थोड़ी हो जाएगा? आदि प्रेरणा कौन होगा? जिसने योग दर्शन के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो यहां पर यह माना जाता है कि पिंगल ऋषि से पहले किसी और दूसरे व्यक्ति ने छंद के बारे में कुछ नहीं कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले छंद के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पिंगल नाम के ऋषि थे। इसीलिए उनके नाम पर हम छंद को पिंगल भी कहते हैं।
बात आ गई समझ में। इसके बाद देखिए आगे ये बहुत मेन चीज रहेगी पूरे इस टॉपिक में जो यहां पर लिखा हुआ है, छंद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न बन सकता है, छंद के अंग कितने होते हैं। देखिए छंद कितने प्रकार का होता है और कितने अंग होते हैं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। तो छंद कितने प्रकार का होता है और छंद के कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं, ये अलग चीज होगी। तो यहां पर हम अंग की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रकार पे नहीं जाएंगे, किस किस प्रकार के होते हैं इस पे नहीं जाएंगे। जैसे वाक्य आपने पढ़ा होगा, तो वाक्य जो होता है कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता। वाक्य कैसे बनता है कि रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है या फिर अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है। लेकिन वाक्य के अंग कितने होते हैं, कोई बताएगा इनमें से? वाक्य के अंग कितने होते हैं? वेरी गुड, 2, ठीक है, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। पढ़ लिया करो बेटा। उद्देश्य और विधेय कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय होते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बहुत बार बताया है, ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहे हो तुम लोग। चलिए खैर, अंग की बात करें यहां पर हम, तो अंग जो है यहां पर हम बात कर रहे थे यहाँ छंद की, और छंद पे ही रही है, बड़ा टॉपिक है। छंद के मुख्यतः 7 अंग होते हैं, और 7 अंग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो चरण, पद या पाद, एक ही बात है। दूसरा है वर्ण या मात्रा। तीसरा है संख्या और क्रम। चौथा है गण। कोई जरूरी नहीं है ये क्रम से आप ऐसे लिखो, गण को आप 5वें नंबर पे लिख लो, 7वें लिख, कोई आपका कुछ नहीं करने वाला, बिल्कुल ठीक है ये। अब गति क्या है? गति 5 नंबर पे आ गया। 6ठे नंबर पे हमने लिख दिया तुक या तुकांत शब्द जो होते हैं, और 7वें नंबर पे यहां पर यति या फिर ब्राह्म लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बारे में जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। चरण क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा चौपाई में 4 चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में इतनी इतनी मात्राएं होती हैं, ये आपने सुना होगा। तो वही होता है चरण या पद, ठीक है। तो किसी भी चौपाई का या छंद, चौपाई में दोहा, सोरठा, किसी तरह से पूछा जा सकता है कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण का बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है चरण वो होता है। दूसरी चीज आपको समझ लीजिए वर्ण या मात्रा। तो इसमें क्या होता है? वर्णों का बहुत प्रयोग होता है। एक छंद होता है वर्णिक छंद, आगे पढ़ेंगे, अभी उसे आज ही पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो वर्ण और मात्रा भी इसमें होती है, जिसमें हम मात्राओं की काउंटिंग करते हैं। जिसमें कम आवाज निकलती है उसको 1 मात्रा कहते हैं, और जो जिसमें ज्यादा आवाज निकलती है उसको 2 मात्राएं लगाते हैं। संख्या और क्रम, जैसा कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, तो इस तरह से वो मात्राएं हो गई। इसमें 2-3 चीजें रहेंगी। एक गण आपको समझना होगा, एक गति, तुक और यति, ये आपको समझने हैं। तो देखिए गण जो होता है, गण को पहले यहां पर हम समझ लेते हैं। गण पूछा जाता है, ये प्रश्न कई बार आया है कि गण कितने प्रकार के होते हैं, गण कितने प्रकार के होते हैं। तो गण 8 प्रकार के होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए एक आपको सूत्र टाइप का एक शब्द है, उसको यहां पर लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूं, यमाता राजभान सलगा, ठीक है। तो यहां से ये हमने क्यों लिखा और इसका क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। देखिए या से बनेगा यहां पर यगण। कौन सा गण? यगण। मा से बनेगा मगण, ता से बनेगा तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, और ना से नगण, और सा से कौन सा? सगण, और ला से गधे हो बिल्कुल। कितने बताए मैंने? 8। तो ये तो 9 हो जाएंगे अगर यहां तक गए तो। थोड़ा तो ध्यान रखो, मतलब राइमिंग इसी में बना दी। 9, 10, 8 होते हैं और यहीं तक रहेगा। ये लगा जो लिखा गया ना, लगा को हम पका लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ और ऐसा लिख देते जो इसमें नहीं आ रहा है। लग घा लिख, कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे, ऐसा कोई शब्द यहां पर लिख सकते थे, लला सलला लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें। मतलब यहां पर मात्राओं से था। लास्ट वाले दोनों है ना, इनका कोई यूज नहीं है, सिर्फ इनकी मात्रा का यूज है। यहां पर ये जिस वजह से लिखे गए हैं, मात्रा की वजह से लिखे गए हैं। अब इसका मतलब क्या है? यगण का मतलब क्या है, मगण का मतलब क्या है, तगड़ का मतलब क्या है, ये आपको समझना है। लेकिन ये अभी का अभी, यमाता राजभान सलगा, ये रट लो, ठीक है, तभी बता पाओगे इसमें मात्राओं का जो अंतर है वो क्या है, वो समझ पाओगे। तो यगण का मतलब क्या हुआ? यगण का मतलब होगा, देखिए यहाँ पे कितनी मात्राएं आएंगी? 1 सिंगल है, हल्की आवाज आएगी। माँ पे डबल और ता पे भी डबल मात्रा आएगी। तो यगण कहां पर होगा? यगण उस शब्द में होगा जिसकी 3 शब्दों वाले में ही गण बनते हैं। पहली बात,
क्योंकि य गण, म गण, सगण, इस तरह से तीन तीन अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं में गण बनेंगे। अब इनमें से यगण कहां पर होगा? तो जिस शब्द में पहले एक मात्रा फिर दो और फिर दो, यानी एक दो दो जहां पर आएगा समझ लीजिए उसी में यगण होगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया जमाना, तो जमाना शब्द में भी क्या लगेगा? यगण लगेगा, क्योंकि एक मात्रा दो मात्रा दो मात्रा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? यगण। ऐसे ही अगर हम मगड़ की बात करें तो मगड़, तो मगड़ में क्या होगा? देखिए रा पे डबल मात्रा, पहले मैं मात्राएं लगा लेता हूं, ये मात्राएं लग गई। तो यहां से आप देखिए मगड़ में क्या होगा? दो दो दो। उस शब्द में जिसमें मतलब तीनों अक्षरों पर दो दो मात्राएं होंगी, तो वहां पर क्या बनेगा? मगड़ बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई शब्द बताइए जिसमें तीन अक्षर हो और तीनों पे दो दो मात्राएं आ रही हो, बताओ जरा। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, राजा जी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए दो मात्रा और जी में भी दो मात्रा। तो इस तरह का कोई भी अगर शब्द आता है, अच्छा इस तरह का कोई भी अगर शब्द आता है जिसमें गुरु होता है, ठीक है, गुरु, इसको गुरु कहते हैं और सिंगल वाले को लघु कहते हैं। तो जिसमें तीनों लगातार अगर गुरु आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? मगड़ हो जाए। ऐसी तगड़ की बात करें तो दो दो एक, रगड़ की बात करें तो दो एक दो, ठीक है ना, और धगड़ की बात करें तो दो एक एक, और नगड़ की बात करें तो एक एक एक। ठीक है, और अगर बात करें सगड़ की तो एक एक और दो, और इसके बाद अगला कोई गढ़ नहीं होता, 7 तक ही गढ़ होते हैं, और यही जो है 8 गढ़ होते हैं। अब बात यह कि इसका प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। तो इसका प्रश्न अब तक जो सबसे ज्यादा मिला है वो तो सिर्फ यही मिलता है कि गण कितने प्रकार के होते हैं, बस। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिसमें इस तरह से 3 गुरु मिलकर के कौन सा गढ़ बनाते हैं, 3 गुरु मिलकर के कौन सा गढ़ बनाते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा मगड़। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। क्लियर हो गया? तो इस बात को मैं यहां से हटा दूं। चलिए खैर आगे की जो बातें हैं उनको भी समझ लेते हैं एक एक करके। ये तो हमने गढ़ समझ लिया। अब गढ़ के बाद आ रहा है गति। गति का मतलब क्या है? गति का मतलब होता है लय। गति का मतलब है लय, यानी कि पढ़ने की जो गति होती है, ठीक है, पढ़ने की जो लय होती है उसको हम यहां पर कहते हैं गति। अब देखिए इस गति का यहां पर प्रयोग क्या है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी भी पढ़ा है, किसी भी अध्यापक से पढ़ा होगा हिंदी में, अगर कभी भी गिनती की होगी आपने मात्राओं की, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, या कुछ भी आपने लिखा होगा साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, अगर कुछ भी लिखा है तो आपको अगर कभी भी अध्यापक ने उनकी मात्राएं गिन करके बताया होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें गिनते समय उन्होंने ओ की और ए की मात्राओं को कई बार पहले छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ओ और ए की मात्रा को लास्ट में गिनिए, क्योंकि यहां पर कई बार ओ की जो मात्रा है, ओ की मात्रा सिंगल में भी आती है और डबल में भी आती है। उसको एक भी गिना जाता है, दो भी गिना जाता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि हमारी पढ़ने की गति क्या थी। अब देखिए गति को हम लोग नहीं, गति को समझते हैं बहुत अच्छे से जो गायक होते हैं, कि किस शब्द को किस जगह पर क्या गति देनी है। ठीक है, किस शब्द को क्या गति देनी है। तो ये जो गति है, गति का बहुत ज्यादा यूज आपके लिए यहां पर नहीं है, लेकिन समझना ये पड़ेगा, क्योंकि गति इसमें एक उसका अंग है, इसलिए आपने समझ लिया। तो कई बार क्या होता है कि हमने किसी भी एक शब्द को बहुत ज्यादा सोनू निगम की तरह, सोनू निगम नहीं, कुमार सानू की तरह लंबा खींच दिया, तो समझ लीजिए उसमें गुरु हो जाएगा, डबल मात्रा हो जाएगी, और नहीं खींचा लंबा तो क्या होगा, सिंगल मात्रा रह जाएगी। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ये यूज है। हालांकि ये प्रश्न अभी ऐसा कुछ बना नहीं है, प्रश्न जो बना है मैं बता दूंगा। यहां से एक प्रश्न और बना है वो मैं बताऊंगा, और इसके बाद जो आगे की क्लासेस अगली, मतलब इसी में जो आगे मैं बताऊंगा छंद कौन कौन से, उनके नाम आएंगे, मात्रा आएंगी, वो तो बहुत सारे प्रश्न बने हैं। बात थ्योरी की हो रही है, तो थ्योरी से अब तक जो प्रश्न बने उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं यहां पर हम तुक की। तुक का क्या मतलब है? देखिए तुक और तुकांत आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, जब आप एक कविता में आपसे राइमिंग वर्ड पूछे जाते थे। राइमिंग वर्ड्स, हो सकता है आप में से कोई सुविधा शुल्क वाले स्कूल से रहा हो, उसे नहीं ध्यान होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, इंग्लिश का पेपर था भी नहीं था, हो सकता है किसी को याद भी ना हो।
तो इंग्लिश का एक पेपर हुआ करता था हाई स्कूल में, पहले 2 होते थे, अब 1 होता है। तो उसमें एक जो पोइट्री वाली जो किताब थी जिसमें कविताएं हुआ करती थी, पोएम हुआ करती थी, उन पोएम में से जब उसका व्याख्या करने को आती थी, एक्सप्लेनेशन आता था, तो वहां पर एक तुकांत शब्द पूछा जाता था। और तुकांत शब्द का मतलब होता था, जैसे किसी भी उस कविता में कई बार ऐसा होता था कि लास्ट के जो शब्द होते थे वो कुछ एक जैसे हुआ करते थे, और वही होता है तुकांत। जब भी आप कहते हो, जैसे आपने बोला विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, लास्ट में क्या आया? प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। तो बार बार पाए, जाए, हमारा, इस तरह के जो शब्द आते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो प्यारा, हमारा, लग रहा है ना कि एक जैसा है, राइमिंग बन रही है उनमें। और ऐसे ही जाए, पाए, कुछ इस तरह के शब्द आ गए। तो यही शब्द राइमिंग वाले वर्ड कहलाते हैं, मतलब ये तुकांत शब्द होते हैं, और यही तुक होती है जिसकी वजह से कोई भी कविता, कोई भी गाना सुंदर लगता है। ठीक है, अगर एक लाइन में आ जाए पाए, अगले लाइन में जाता है, तो बिल्कुल ऑड लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं कोई हम कविता नहीं कहानी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें यति की, और ये जो प्रश्न है 21 फरवरी 2016 को एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में यति के बारे में पूछा गया था। यूपी SSSC ने कंडक्ट कराया था एग्जाम, आप में से कई लोगों को ध्यान भी होगा। बीडीओ का एग्जाम हुआ था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, उसमें आया था यति से संबंधित। और वो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था, यति क्या है, और उसके बाद में उसकी डेफिनेशन कुछ दे रखी थी, ऐसे आया था। ठीक है, यति क्या है, ठीक है, यति किसको कहते हैं, तो ये आपको पता होना। यति का मतलब देखिए, यहां तो मैंने क्लियर लिख दिया, ब्राह्म होता है। और ब्राह्म का मतलब यहां पर, यति का मतलब क्या होता है, जब हम किसी कविता को, किसी पंक्ति को, किसी पद को पढ़ते हुए जब चरण को जाते हैं तो कहीं बीच में हल्का सा रुक लेते हैं और सांस ले लेते हैं, तो वही यति कहलाता है। हल्का सा रुकना कहीं पर, या आराम से रुक जाना, क्या कहलाएगा? यति कहलाएगा। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, इसमें एक बार यति बीच में आ गया और एक बार लास्ट में भी आ गया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ये यति आ गया यहां पर, भले ही सांस ली या ना ली कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बोलोगे तो लेनी पड़ जाएगी। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यहां पर यति आ गया, हल्का सा आपने ब्रेक ले लिया। काके लागू पाए, तो सिंगल एक डंडा खींच दिया जाता है, वहां पर भी ब्राह्म आ गया। आगे फिर रहता है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो फिर से एक, मतलब यति जो है एक पूरे चरण में, जैसे आप कहते हो ना कि पहला चरण, दूसरा चरण, गुरु गोविंद दोऊ खड़े पहला हो गया, तो इस चरण के बाद में हल्का सा जो आप रुकते हैं वो क्या कहलाता है? यति या फिर विराम कहलाता है। चलिए, तो इसके बाद ये यहां से थोड़ी सी थ्योरी थी जिसको मैंने काफी टाइम लेकर के यहां समझा दिया। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताऊंगा और उसके बाद में यहां पर सारे उसके जो वर्गीकरण है वो मैं ले लूंगा यहां पर। तो देखिए, छंद को मुख्यतः 2 प्रकार से आप बांट सकते हो। सबसे पहले 2 प्रकार से बांट सकते हो, उनमें एक होता है वैदिक छंद और एक होता है आपका लौकिक छंद। कौन सा? लौकिक। और ये जो है ज्यादातर किताबों में इसको नहीं दिया जाता। लौकिक छंद को 2 भागों में बांटा गया है। तो ज्यादातर किताबों में क्या होता है कि छंद को ही इन 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक होता है मात्रिक और एक होता है वर्णिक। एक मात्रिक छंद और एक क्या होता है? वर्णिक छंद। अब इसको देखिए, मात्रिक छंद में क्या होगा? मात्राओं का प्रयोग होगा। इसको हमने मात्राओं के आधार पर इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, मात्राओं के आधार पर किया होगा और इसमें वर्णों के आधार पर किया होगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कोई है तो वो है केवल और केवल मात्रिक। हालांकि मैं वर्णिक छंद में भी 2-4 मिनट का समय लूंगा, वहां भी बताऊंगा कि किस तरह की जो एग्जाम्पल होते हैं या किस तरह का सवाल यहां से बन सकता है। ठीक है, तो मेनली हमें क्या समझना है? मात्रिक छंद को बहुत अच्छे से समझना है। और मात्रिक छंद जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, मात्रिक छंद में एक आप पढ़ेंगे सममात्रिक, समझते रहिए। यहां पर एक होता है अर्ध सममात्रिक और एक क्या होता है? विषम मात्रिक। ये देखो, सममात्रिक छंद। सममात्रिक का मतलब क्या होगा? यहीं पर समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ऐसे छंद जिनमें
प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होंगी उसको हम कहेंगे सममात्रिक छंद। ठीक है, मतलब ऐसे छंद जिसमें बराबर बराबर मात्राएं होंगी उसको हर चरण में जैसे 4 चरण है तो हर एक में 10-10 मात्राएं, 12-12, 15-15, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सममात्रिक कहलाएगा। और अगर चारों चरणों में से आधे चरणों में बराबर और आधे चरणों में बराबर, जैसे पहले और तीसरे में 13 हो गई और दूसरे चौथे में 11 हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? अर्ध सममात्रिक, मतलब आधे में समान और आधे में अलग समान। इसके बाद आप पढ़ेंगे मात्रिक छंद, इसमें केवल 2 छंदों का नाम आएगा, तो वो दोनों छंद आप यहां पे पढ़ लेंगे। इस विषम मात्रिक छंद में क्या होता है? सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक दोनों के प्रयोग से, दो के प्रयोग से यहां पर बना दिया जाता है। तो ये सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक, इन तीनों को अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहां पर अगला जो मटेरियल है, अगला कंटेंट यहां पर लिखता हूं। बहुत सी ऐसी पुस्तकें भी रहती हैं जिन किताबों में आपको यहाँ पर छंद 3 प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा, तो तीनों प्रकार मैं भी यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। लेकिन ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि छंद जो होता है, अगर पूछा जाता है कितने प्रकार का है, तो ये क्वेश्चन अब जो है आना बंद हो गया, क्योंकि जब भी ये आया था तो हमेशा ये सवाल विवादों में आ गया। तो यहाँ से ये प्रश्न बहुत समय हो गया, किसी प्रैक्टिस सेट में मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा, बहुत मुश्किल से ही देखा होगा। तो छंद कितने प्रकार का होता है? वैसे तो ये 2 प्रकार मैंने जो आपको लिखाए थे वो काफ़ी ऑथेंटिक हैं, अच्छी किताबों में वही मिलते हैं हमेशा, जो डिटेल बुक होती हैं, पीजीटी टीजीटी वाली जो किताबें हैं। लेकिन कुछ किताबों में इसको 3 प्रकार का भी बताया गया है, जिसमें एक तीसरा मुक्त छंद या मुक्तक छंद आप और पढ़ेंगे। हालांकि अच्छा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है सिर्फ एक लाइन में बता के छोड़ देना है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, कोई नियम नहीं लगता उसमें। ये समझ लीजिए कि मुक्त छंद वो होता है जिसमें वर्णिक और मात्रिक दोनों में से किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, वर्ण और मात्रा का कोई प्रतिबंध ना हो। तो फिर ऐसे कौन से शब्द होंगे, किस प्रकार का ऐसा पद होगा जिसमें मात्राओं का और वर्णों का प्रयोग नहीं होगा, मैं अभी बताऊंगा वैसे आपके लिए। या चलो मैं उसी को पहले डिस्कस कर देता हूं। मैं बात यहां पर कर रहा हूं इस समय मुक्त छंद या मुक्तक छंद की। तो मुक्तक छंद कौन सा होता है? जिस छंद में मात्राओं और वर्णों का कोई प्रतिबंध ना हो, मतलब कितनी भी मात्राएं हो सकती हैं और कितने भी वर्ण हो सकते हैं। तो इसका बहुत ऐसा अच्छा एक एग्जाम्पल है मेरे पास, और एक क्या बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। तो मुक्तक छंद का मतलब है ऐसा जिसमें आपको किसी प्रकार की किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, आप जो मर्जी आए वैसा बना लें, सिर्फ एक राइमिंग दे करके बना सकते हैं। तो इस तरह के आपने बहुत सारे नारे पढ़े होंगे, जो लोग नारे देते हैं, नारे जितने भी रहते हैं, चाहे वो पुराने समय के थे या आज के टाइम पे जो नारे दिए जाते हैं, बना लेते हैं, तो इस तरह के जो होते हैं उन सभी में मुक्तक छंद होता है। जैसे एक नारा बहुत ज़्यादा प्रचलित था, अब की बार 300 पार, ये एक नारा था। तो इसमें क्या था, एक टाइटल बना दिया, एक नारा बना दिया। क्या उन्होंने ध्यान दिया, अगर अगली बार यही नारा उत्तर प्रदेश में अगर लगेगा तो अब की बार 350 पार भी हो जाएगा। तो क्या इसमें कहीं मात्राओं का ध्यान दिया? नहीं दिया गया। तो अब की बार मोदी सरकार, और बाई चांस अगली बार अगर राहुल गांधी की सरकार का ज़्यादा बोलबाला रहा तो अगली बार क्या होगा, गांधी सरकार भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मोदी और गांधी, इनमें कभी देखा, या अब की बार योगी सरकार, अगली बार अखिलेश सरकार, तो अखिलेश और योगी में मात्राओं का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो इस तरह के जो नारे होते हैं, नारे जितने भी होते हैं, उन सभी में क्या होता है, मुक्त छंद होता है। यहाँ पर हम मात्राओं का प्रयोग नहीं करते, मतलब एक टाइटल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी कविता का, किसी पाठ का जो टाइटल होता है, तो टाइटल अक्सर इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो टाइटल बनाने में इसका प्रयोग होता है। हालांकि इससे और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक क्वेश्चन यही इससे पूछा जा सकता है कि ऐसा छंद कौन सा है जिसमें मात्रा और वर्णों का कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो वो छंद जो होता है मुक्तक छंद होता है। ठीक है, अब इसी तरह से कोई भी टाइटल भी दे देगा अगर कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप समझ जाइएगा कि अगर वहाँ टाइटल दिया हुआ है जो पढ़ने में जरा सा लगेगा, एक चरण के बराबर भी नहीं होगा, छोटा सा छंद, जैसे निराला की एक वो है, जूही की कली, जूही की कली, ठीक है, जूही की कली, बस इतना दे देगा और ये पूछा भी गया है।
तो ये किसका लिखा हुआ है? निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ है जूही की कली। तो ये जूही की कली जो शब्द है, बस यहाँ पर क्या है, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, मतलब टाइटल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी टाइटल ही है ना, अब की बार 300 पार, ये भी टाइटल है, तो ऐसे चलता रहेगा। चलिए खैर, हम अपना वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था और बात करते हैं यहाँ पर मात्रिक छंद की। तो देखिए, मात्रिक छंद जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको भी बता दिया था। और उन तीनों प्रकार में एक प्रकार होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद और एक होता है विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं लिए हैं, लेकिन वो सब ले लिए हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 एक्स्ट्रा भी ले रखे हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा वेट करिए, कोई इस तरह का एग्ज़ाम आएगा, जैसे एसआई का अगर एग्ज़ाम रहेगा नवंबर या दिसंबर में, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, हालांकि नवंबर में आने के लिए कहा गया है कि उसका एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी तो जल्दी आने वाली है। तो ऐसे टाइम पे मैं इसकी एक डिटेल क्लास भी लूँगा, तब तक प्रोजेक्टर वगैरह भी आ जाएगा, तो मैं थोड़ा डिटेल क्लास भी इसकी ज़रूर लूँगा, जिसमें टाइमिंग उसकी काफ़ी इससे ज़्यादा रहेगी, लगभग दुगनी टाइम का पूरा एक क्लास रहेगा। तो वहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप में से भले ही आपके पास 4-4 किताबें हों, लेकिन आपने बहुत सी चीज़ें उसमें से नहीं पढ़ी होंगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए खैर, फिलहाल हम यहाँ पर एक बेसिक क्लास है, और बेसिक ही नहीं, यहाँ से मैंने आपको गारंटी ले ली थी यूपी SSS के कौन से एग्जाम की, लेखपाल का है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, आपका जेल पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो गया। तो ऐसे एग्जाम के लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो कुछ पढ़ा रहा हूँ बस यहीं से आएगा, कोई भी क्वेश्चन किसी कीमत पे बाहर से नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को यहाँ पर लिया हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए लिए हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं वो भी बात करूंगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कौन सा वो मैं आपको आगे वाली जो क्लास रहेगी उस क्लास में दूंगा। तो देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि सममात्रिक छंद में अहीर में हर चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद का मतलब हुआ जिसके हर चरण में, प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं। तो एक अहीर नाम का भी एक छंद होता है जिसमें हर चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तोमर में 12 होती हैं, हालांकि मैंने यहां पर मानव छोड़ दिया, 14 होती हैं। जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है। चौपाई में 16, सबसे ज्यादा बार तो यही पूछा गया है, और इसकी टक्कर पे यहां से यहां तक कोई भी नहीं लिखा, ये समझ लो। अभी भी मैं कहता हूं कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौपाई से ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है इस पूरे चैप्टर से। तो चौपाई के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। चौपाई, सोरठा और छंद, क्या नाम है, दोहा, ये 3 जो है, 3 छंद हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। उनमें से एक चौपाई भी ऐसा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 उठा लीजिए, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी 2018, 2016 दोनों उठा लो आप, हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या निम्न में से कौन सा एक छंद वो है जो कि सममात्रिक है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत, दोनों ही क्वेश्चन याद करने वाले हैं। अगर पूछा जाएगा तोमर में कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो आपको पता होना चाहिए 12, या 12 मात्राएं, हर चरण में 12 मात्राओं वाला कौन सा छंद होता है, तो आप कहेंगे तोमर, ठीक है। तो इस तरह से, या 16 वाला चौपाई, या चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं 16, ये दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में पीयूष वर्ष, या उसी को हम सुमेरु भी कहते हैं, एक ही है। इसके बाद इसमें कितनी है, 19 मात्राएं होती हैं। राधिका में 22 होती हैं, रोला में 24 होती हैं, गीतिका में 26, हरि गीतिका 28, वीर या आल्हा सबसे लंबी लंबी लाइनें होती हैं, सबसे लंबे चरण होते हैं, इसमें 31। अब देखिए यहां पर एक बात, अभी आपने भले ही इनको रट लिया कि इसमें 11, इसमें 13, इसमें 12, आपने रट लिया, या आपने इसको हल्के में ले लिया कि सर ने ये इंपॉर्टेंट बताया, 2-3 याद कर लिए, लेकिन एक प्रश्न यहां से ऐसा बन सकता है जो आपको घुमा देगा। एक क्या, यहां से 2 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जो आपको घुमा देंगे। कैसे? एक तो ये बन सकता है, 4 विकल्प दिए जाएंगे और चारों में से कहा जाएगा निम्न में से, आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि अगली जो क्लास होने वाली है मैं इस टाइप के प्रश्न जरूर रखूंगा, तो और वो आपको करना भी पड़ेगा, उसमें मैं आपसे जवाब भी लूंगा, उस वाली जो वीडियो रहेगी उसमें जवाब भी लिए जाएंगे, आप लोगों से कमेंट लिए जाएंगे। तो यहां पर आप देखिए, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, 4 जो विकल्प दिए जाएंगे उन चारों में कहा जाएगा निम्न में से कौन सा एक छंद सममात्रिक छंद है या नहीं है। तब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर ज्यादा लिखे हुए हैं। ये थोड़े से ऐसे हैं जिनकी मात्राएं भले ही ना पूछी जाए, लेकिन इस तरह का सवाल जब बनेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। फिर आपको पता हो, जब 4 विकल्प रखने हैं, एक सही है 3 गलत रखने हैं, तो वो 3 के बारे में तो ज्ञान होना चाहिए, कौन से हैं कौन से नहीं है।
तो जब 3 विकल्प इसमें से होंगे, एक कोई अलग से होगा, तो समझ लीजिए कि वो सममात्रिक नहीं है, 3 सममात्रिक है। या 3 विकल्प यहां से होंगे, एक विकल्प यहां से होगा, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये वाला सममात्रिक है और ये वाला सममात्रिक नहीं है। इसलिए इन नामों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये नाम और इनकी मात्रा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपका काम हुआ, आपको याद करना है। अब देखिए हम यहां पर दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है अर्ध सममात्रिक। तो अर्ध सममात्रिक जो है, ये 4 मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ कह सकता हूं, इनसे बाहर कोई भी नहीं पूछा जाता। तो इसमें देखिए बरवे जो होता है, और सबसे ज्यादा सिर्फ ये 2 पूछे जाते हैं। बरवे जो है, बरवे में 4 चरण हुए। तो देखिए 4 चरण का मतलब क्या है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखिए ये तो हो गए विषम और ये हो गए सम। दूसरा और चौथा नहीं नहीं नहीं, अरे लिखोगे कैसे लिखोगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ऐसे लिखोगे? अच्छा, एक के नीचे एक, हाँ तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिख लो इस तरह से, तो पहला, तीसरा, ये दूसरा, चौथा, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये मैंने 2 लाइनों में लिख करके बता दिया है। तो यहां से आपको ये याद रखना है कि बरवे जो होता है उसमें विषम में 12 और सम में 7 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया, इन चारों से ही क्वेश्चन बना है, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा बार बना है। ठीक है, जब पूरा चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो ढंग से पढ़िए। तो यहां देखिए विषम में, यानी विषम ये हो गया, तो इन दोनों में 12-12 अगर मात्राएं हो जाएं और इन दोनों में कितनी हो जाए, मैं अभी लास्ट में एक की मात्राएं गिन के बता दूंगा। ठीक है, इन दोनों में कितनी हो जाए, 7-7 हो जाए, तो समझ लीजिए क्या हो गया, बरवे हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप जब गिनती शुरू करोगे तो जहां पर यति आ रही है, पढ़ने से आपको पता चलेगा, जहां पर यति है, जहां विराम आ रहा है, वहां पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो आगे कोशिश करते हैं 7 बनाने की, तो वहां पर हम 7 बना लेंगे। ठीक है, और कई बार ऐसी समस्या भी आएगी कि इसमें 8 बन जाएंगी, इसमें 12 बन जाएंगी, यहां 12 बनेंगी और यहां पर 7 बनेंगी। ऐसी समस्या भी आती है, वो तब आती है जो मैंने आपको बताया लय की वजह से। तो लय जहां पर हम तो समझेंगे कि यहां पर ओ है, 2 मात्रा आएगी, लेकिन आ रही है 7 मात्रा, ये वहां पर डबल मात्रा आ रही है, उसको लंबा खींचा जा रहा है थोड़ा सा पढ़ते समय, गाते समय। तो वो ज्ञान अगर हमें नहीं है तो भी हम समझ लेंगे कि यहां 12-12 और 12-7 आ रहा है, तो ये बरवे होना चाहिए, कहीं ना कहीं ओ की मात्रा में हमारा एक जगह पे मिस्टेक आ रहा है। तो ये इस तरह का हो जाता है कभी कभार, किसी एग्जाम्पल में, हर एक में नहीं होगा, किसी एक आध एग्जाम्पल में आप फंस सकते हो, आपको लगेगा कि यहां पर ये दिक्कत है, लेकिन वो आपको अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा कि कई बार ओ की मात्रा पर 1 और 2 दोनों ही मात्राएं होती हैं, कभी 1 होती है तो कभी 2 होती हैं। ठीक है, तो कभी 1 या कभी 2 मात्राएं आपको मिल सकती हैं। इसके बाद देखिए दोहा जो होता है इसमें 13 विषम में 13 होती हैं और सम में 11 होती हैं। सोरठा विषम में 11 और सम में 13। अब देखिए इसका सबसे बढ़िया एक तरीका है, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसको कोई ना कोई एक दोहा याद नहीं होगा, और एक भी याद मत रखिए, एक चरण याद रख लीजिए, केवल एक चरण। जैसे मैंने आज इसी क्लास में 2-3 बार बोल दिया, गुरु गोविंद दो खड़े, बस इतना याद रख लीजिए, आपको दोहा और सोरठा दोनों याद हो गए, दोनों के बारे में याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, गुरु गोविंद दो खड़े में आपने जब चेक किया तो पता चलेगा कि 13 मात्राएं निकली। ठीक है, अगर इसमें 13 है तो अगले वाले में कितनी होंगी, 11 होंगी। और अगर 11 निकली मतलब जो है 11, अगर आपको याद है ना, केवल इतना ध्यान है कि ये एक पहला चरण है, वो किसका चरण है, दोहे का पहला चरण है, तो आपको याद हो जाएगा। आप लिख के भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप लिख लोगे कि अच्छा ठीक है, हमने लिख लिया गुरु गोविंद दो खड़े और उसमें चेक कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि दोहा है ये, और दोहा तो है ही क्योंकि आपने याद करा हुआ है। तो दोहा के पहले चरण में 13 होती हैं, इसका मतलब दूसरे चरण में कितनी होंगी, 11 होंगी। और सोरठा की अगर बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, सोरठा में यहां पर 13-11 होता है, तो सोरठा में 11-13 होता है, तो आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो यही सवाल आप में से कई लोग ऐसे होंगे, अपने पेपर उठा के देख लेना दोबारा, 2018 के हर पेपर में 4 पेपर जो थे, 4 बल्कि 2018 में 6 पेपर हो गए थे उस भर्ती के, तो उन सभी में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। दोहा के पहले विषम चरण में कितनी, पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का जो सेकंड मीटिंग वाला पेपर था, सेकंड डे का फर्स्ट मीटिंग का पेपर था, दोहे के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है, बस सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर उसका 13 होना चाहिए था। तो ये बात आ गई। अब उल्लाला को समझ लीजिए। उल्लाला जो है
इसके विषम जो चरण होते हैं उसमें 15 मात्राएं होती हैं, जबकि सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये याद रखेंगे आप। आगे जो क्लास रहेगी मैं हर एक का, जितने भी मैंने यहां पर नाम लिखवा दिए हैं, इन सभी के एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन अभी लिख लिख के नहीं, प्रोजेक्टर की मदद से बाद में, ठीक है, आगे जब क्लास रहेगी तब। यहां पर देखिए विषम मात्रक की अगर हम बात कर लें तो विषम मात्रक में ये दो नाम आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दो नाम आते हैं। विषम मात्रक का मतलब होता है इसमें दो मिलकर के, ठीक है, इसमें दो मिलते हैं, मतलब एक सममात्रिक और एक अर्ध सममात्रिक, तो दोनों टाइप के मिलकर के ये विषम मात्रक बना देते हैं। और यहां पर क्या होगा कि कुंडलिया और छप्पे ये दो छंद हैं। तो आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है। अब देखिए आपको एक तो बात पता चल गई होगी कि इसमें कितने चरण होंगे, 6 चरण होंगे, क्योंकि दोहा के 4 और रोला के भी। तो इस तरह से जब इनको मिलाओगे आप तो इनके जो 6 मतलब 4 तिया 12, 12 के फिर आधे करने पर 6 बन जाते हैं। तो 6 चरण होते, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन अगर यहां से सिर्फ पूछा जाता है तो वो एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कुंडलिया कौन कौन से दो छंदों से मिलकर के बनता है, बस। या फिर दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला छंद कौन सा है, या फिर रोला और उल्लाला से मिलकर के बनने वाला छंद कौन सा है, या छप्पे किस किस से मिलकर के बना हुआ है। और इन दोनों में ही देखिए रोला कॉमन है, रोला इन दोनों में कॉमन है। तो दोहा के साथ रोला मिलाएंगे कुंडलिया बनेगा, रोला के साथ उल्लाला मिलाएंगे तो छप्पे बनेगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें आएगा आपका वर्णिक छंद। और वर्णिक छंद जो है थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है अब इस क्लास में। तो वर्णिक छंद मैं अभी बताता हूं, और वर्णिक के साथ साथ मुक्तक तो बात हुई कि ये मुक्तक की बात हमने कर ली। तो वर्णिक छंद के जो इंपॉर्टेंट नाम है और उनकी जो मात्राएं हैं उनके बारे में मैं अभी बताता हूं। देखिए यहां पर वर्णिक छंद हमने ले लिया है, और वर्णिक छंद में कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ से इसको हम समझते हैं। वर्णिक छंद होता क्या है, सभी चरणों में वर्णों की मात्रा समान होती है। मतलब यहाँ पर जो भी चरण दिए जाएंगे उन सभी चरणों में, हर चरण में वर्ण समान होंगे। यहाँ पर हम मात्राओं की बात नहीं करेंगे, मात्रा लिखा हुआ है यहाँ पर ना, चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। ये की संख्या क्या होगा, वर्णों की संख्या समान होती है, ठीक है, वर्णों की संख्या, ये हाईलाइट भी हो गया, वर्णों की संख्या समान होती है। तो अब देखिए क्या होगा कि हमें मात्राएं तो गिननी नहीं है, केवल और केवल उसमें वर्ण गिनने हैं, वो गिनेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, यहां से शुरुआत करते हैं। इसमें एक छंद होता है जिसको बोलते हैं प्रमाणिका, और प्रमाणिका में जितने भी चरण आएंगे हर चरण में 8 वर्ण होंगे, ठीक है। इसके बाद स्वागता, भुजंगी और शालिनी, इन सभी में 11। अब आप में से कोई ये भी कह सकता है कि ये 11 होंगे तो हम पहचानेंगे कैसे स्वागता है, भुजंगी है और या फिर शालिनी है। तो देखिए यहाँ पर ये इतनी डिटेल में इसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये पीजीटी और नेट जो हिंदी में लोग करते हैं उन लोगों के लेवल की चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी अंदर गणों का कुछ मैटर रहेगा। तो गण जो होंगे गण के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन आपको यहां पर क्या पढ़ना है मैं अभी बता देता हूं। सिर्फ आप ये पढ़िए कि प्रमाणिका, और वो क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, प्रमाणिका 8, स्वागता, भुजंगी और शालिनी के 11 वर्ण होंगे, बसंत तिलका में 14, मालिनी 15, पंचचामर और चंचला इसमें कितने होंगे 16। और आपको मंदाक्रांता 21, सवैया 22 से लेकर के 26। अब सवैया भी 3 प्रकार का होता है। तो सवैया में 22 से लेकर के 26 तक मिलते हैं, घनाक्षरी 31 तक मिलते हैं, 31 मिलते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 और देव घनाक्षरी में 33। जो आपके सामने यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं आप उनकी मात्राओं को याद रख, वर्णों को याद रख लीजिए कि हर चरण में कितने वर्ण होंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या, यहाँ से केवल एक क्वेश्चन तो वो बनेगा जो इनमें से कौन सा एक वर्णिक छंद है, कौन सा मात्रिक है, या इनमें से कौन सा एक वर्णिक छंद नहीं है। तो आपको इन सबके नाम पता होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर आपसे यहाँ से कोई एक सवाल बन सकता है तो वो बनेगा, 4 छंद दिए जाएंगे और उन चारों छंदों में कहा जाएगा इनके वर्णों की संख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो सही है। तो वहां पर 4 दे रखे होंगे। उन चारों में मान लीजिए सबसे पहले उन्होंने दे दिया प्रमाणिका, फिर बसंत तिलका, फिर
चंचला और उसके बाद में रूप घनाक्षरी। तो ये क्रम सही है, बढ़ता हुआ क्रम है। या फिर वो 3 विकल्पों में किस तरह से दे देगा, घनाक्षरी दे दिया, उसके बाद में शालिनी दे दिया, फिर रूप घनाक्षरी, फिर देव घनाक्षरी। तो पता चला कि 31 के बाद 11 वर्णों वाला एक शब्द दे दिया, यहाँ पर एक छंद यहाँ पर दे दिया, तो वो जो पेयर होगा वो गलत हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर वर्णों की संख्या के आधार पर पूछा जाएगा कौन सा विकल्प सही है, कौन से किसमें सही क्रम लगाया गया है। तो इस तरह का एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है और बना हुआ भी है। जनरली किताबों में ऐसा एक सवाल यहाँ से मिलता है, बाकी सवाल यहाँ से नहीं मिलते। या तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि चारों में से कौन सा एक वर्णिक है या कौन सा वर्णिक नहीं है, और या फिर ये सवाल मिलता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बनेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे जो बतानी थी वो ये है कि किस तरह से हम इन वर्णों को गिनेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, गिनते समय आधा वर्ण भी आ जाता है, तो उसे गिनेंगे या नहीं गिनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय, इसी में अगर देखा जाए तो आधा रा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको हम नहीं गिनते हैं। तो देखिए प्रिय 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 और 15। अब देखिए प्राण में भी आधा रा आया, प्यारा में आधा पा यहाँ पर है, लेकिन हमने इसको नहीं गिना। सिर्फ पूरे पूरे वर्ण गिने जाते हैं। मात्राओं से मतलब नहीं होता कि उस पर आ का डंडा लगा है या ई की मात्रा है या ए की मात्रा है, कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर मात्राएं नहीं, सिर्फ आपको वर्ण गिनने हैं। और ये सवाल कितना आसान है, अगर आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कम पूछा जा रहा है। तो क्या हुआ, केवल हमने वर्णों को गिन लिया। तो हर एक में आप देख रहे होंगे इसमें कितने मिल गए हैं, टोटल आपको 15 मिल गए हैं। इसका मतलब अगले में भी 15 वर्ण होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर भी आपको 15 वर्ण मिले। 1 2 3 4, इसमें भी चेक कर लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर भी कितने वर्ण हो गए, 15। आधा नहीं गिनना है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा छंद है, इस छंद में 4 चरण दिए हैं और चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण दिए हुए हैं। तो 15 वर्ण वाला अगर आप देखो तो इनमें से कौन सा मिलेगा, मालिनी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह का बनेगा। अब एक जो आखिरी क्लास आपकी होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर मैंने बेसिक जो होता है, जिस तरह के सवाल जनरली मिलते हैं, उन सवालों को, उस तरह की चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया है। ये वीडियो बहुत अच्छे से आप देख लेना। आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अगली वीडियो का ज़रूर वेट करिए, जो वीडियो आपको इसके प्रैक्टिस सेट से आधारित आने वाली है।